हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज की अपनी इस क्लास के अंदर हम लोग जो क्रोमोसोमल किनारे होते हैं जिनको अपन टेलोमर सीक्वेंस बोलते हैं, तो टेलोमर सीक्वेंसेस का जो रेप्लिकेशन है उस रेप्लिकेशन को लेकर के क्या दिक्कत होती है और उस दिक्कत की वजह से टेलोमरेज एंजाइम की ज़रूरत क्यों पड़ती है उसकी बातें करेंगे। टेलोमरेज काम कैसे करता है उसकी बातें करेंगे और टेलोमरेज के काम करने को कंट्रोल कैसे किया जाता है उसकी बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेलोमरेज की ज़रूरत क्यों है। जैसा कि हम यहाँ पे एक क्रोमोसोम को देख रहे हैं और क्रोमोसोम के ये जो लास्ट वाले किनारे होते हैं इनको अपन टेलोमर सीक्वेंसेस बोलते हैं। तो हम इस सीक्वेंस को एक बार यहाँ एक एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक पूरा क्रोमोसोम आ गया और ये इसका एक साइड हो गया टेलोमर सीक्वेंस और ये इसका दूसरे साइड का टेलोमर सीक्वेंस हो गया। जो हमें डबल स्टैंडर्ड नेचर से पता है कि यहाँ पे 1 5 प्राइम लेंगे तो दूसरा 3 प्राइम हो जाएगा और ये वाला 3 प्राइम और ये वाला 5 प्राइम होगा। तो सीक्वेंस को हम 5 प्राइम 3 प्राइम इस प्रकार से ले रहे हैं, पूरा क्रोमोसोम हमने इस प्रकार से एज्यूम कर लिया। और अब हम जिस चीज़ की तरफ जा रहे हैं वो है कि हमें यहाँ पे रेप्लिकेशन को लेकर के कौन सी ऐसी दिक्कत आती है कि टेलोमर की यहाँ पे जरूरत पड़ती है, टेलोमरेज एंजाइम को काम करना पड़ता है। तो जब बात आती है रेप्लिकेशन की, जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो हम इन दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर लेते हैं। ये आपने 5 प्राइम वाला ले लिया ऊपर की साइड में और ये आपने नीचे की साइड में 3 प्राइम वाला स्ट्रैंड आपने दोनों सेपरेट कर लिए। अब इन दोनों स्ट्रैंड्स के ऊपर जो न्यू सिंथेसाइज स्ट्रैंड्स हैं वो हमने रेड कलर से दिखा रखे हैं। ये वाले नए स्ट्रैंड बन रहे हैं जो कि हमें डायरेक्शन का पता है कि नया जो भी सिंथेसाइज होता है उसकी डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम न्यूली सिंथेसाइज देने की डायरेक्शन होगी। तो ये स्ट्रैंड तो लगातार बन रहा है, इट मीन्स दिस इज लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस। जबकि दूसरे वाले के अंदर जितना एक खुला था, पहले ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट 1 बना, उसके बाद में ओकाजाकी फ्रैगमेंट सेकंड वाला बनेगा और उसके बाद में ये लास्ट वाला बनेगा। तो इधर हम बताएंगे कि दिस इज लैगिंग सिंथेसिस। जैसा नॉर्मल क्रोमोसोम के अंदर होता है वैसा ही किनारों पे होगा और किनारों पे भी हम वो बता सकते हैं कि एक स्ट्रैंड लीडिंग के रूप में लगातार बनेगा, दूसरे के ऊपर लैगिंग आएगी। अब चूँकि हमें पता है कि जब न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड बन करके आता है तो स्टार्टिंग में पहले प्राइमर सिंथेसाइज होते हैं। तो जैसे यहाँ पे जो ग्रीन कलर से दिखा रखे हैं ये प्राइमर्स हैं। लीडिंग के ऊपर प्राइमर एक ही बार बनता है और लैगिंग के ऊपर प्राइमर्स वो बार बार बनाए जाते हैं। और प्राइमर बनने के बाद में प्राइमर्स को रिमूव भी किया जाता है। प्राइमर रिमूव किए जाते हैं और रिमूव करने के लिए क्योंकि हमें पता है कि जो फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1 है ये काम में आता है, RNase H1 है ये काम में आता है, जो आपके एप्सिलॉन एंजाइम है ये भी काम में आता है। तो जैसे हम बात करते हैं कि लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर प्राइमर को निकालने की बात करें तो जैसे ये जो बना था यहाँ से जो ये प्राइमर रेड कलर वाले को आप देखिए, लीडिंग लैगिंग के ऊपर काम कर रहा है एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन काम करता इसको यहाँ से रिमूव कर सकता है और रिमूव करने के बाद में इसको वापस से सिंथेसाइज कर सकता है, आगे इसको प्रोसीड कर सकता है। ऐसे ही पीछे से जो एप्सिलॉन आ रहा है वो इसके आगे वाले को रिमूव कर सकता है और इसके पीछे से जो आएगा वो इस वाले को रिमूव कर देगा। यानी कि अगर हम लैगिंग की बात करते हैं तो लैगिंग के ऊपर लास्ट टर्मिनस तक हम चले जाए तो लास्ट टर्मिनस तक सीक्वेंस है वो एलिप्टिक कॉपी यहाँ पे हो जाती है। लेकिन अगर हम लैगिंग के ऊपर इसी चीज़ को अप्लाई करके देखें तो लैगिंग के ऊपर ये जो प्राइमर है ये प्राइमर रिमूव किया जाएगा। जब प्राइमर रिमूव हो जाएगा इन फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1 और RNase H1 के द्वारा जब ये रिमूव हो जाएगा तो अब इधर पीछे से कोई भी पॉलीमरेज नहीं आ रहा है। जैसा लैगिंग पे आ रहा था, लैगिंग पे पीछे वाले उस गैप को फिलअप कर देते थे, लेकिन लीडिंग के ऊपर ऐसा कोई भी फिलअप जैसा बात नहीं होगा। तो उस वाली कंडीशन में यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे एक गैप बन चुका है।
ये जो 3 प्राइम किनारा था उसके जस्ट अपोजिट जो 5 प्राइम न्यूली सिंथेसाइज्ड लीडिंग स्ट्रैंड था उसके अंदर गैप फॉर्मेट हो गया। अब अगर यही चीज़ बार बार चलती रहेगी, पहला राउंड रेप्लिकेशन हुआ, अगली बार सेल फिर डिवाइड करती है, फिर रेप्लिकेशन होता है, तो जिस बार अगली बार ये और यहाँ से कट जाएगा, फिर और यहाँ से कट जाएगा, इट मीन्स जो सीक्वेंस है किनारे की वो धीरे धीरे कटती कटती आगे की तरफ प्रोसीड हो जाएगी, यानी कि जो किनारे हैं उनके अंदर कटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और अगर ये कटिंग होती होती है, अगर सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे जो मैन कोई जीन है अगर वहाँ तक पहुँचेगी तो पर्टिकुलर जो जीन है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है, यानी कि फिर हम उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं कि एजिंग वगैरह वो सब यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। कि जो लीडिंग स्ट्रैंड वाली बात थी, लीडिंग जहाँ पे बनता है इट मीन्स जो 3 प्राइम किनारे को यूज़ करके नया बनता है। मैंने आपको ध्यान कहाँ पे देना है कि जो 3 प्राइम किनारे को यूज़ करके टेम्पलेट के रूप में बनेगा वहाँ पे दिक्कत आती है। और क्या दिक्कत आती है कि वहाँ की सीक्वेंस है वो हर बार डिलीट हो जाती है, और डिलीट होगी तो फिर ये जीनोम के अंदर से डिलीट होगी, क्रोमोसोम के किनारे से डिलीट होगी, तो उसका इफेक्ट है वो फिर जो जीन लॉसेस वगैरह हैं, एजिंग है, उनके रूप में आएगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि जो कटने वाली चीज़ है वो मैकेनिज्म वाइज कटेगी कि हर बार 3 प्राइम वाले के ऊपर जो भी बनेगा उसमें ये सीक्वेंस कटेगी। तो ये कटता कटता मेन जीन वाले भाग ना कटें, इसके लिए क्या ज़रूरी है कि ये चीज़ थोड़ी सी एक्सटेंड हो जानी चाहिए। तो जैसे कि हम नीचे वाले इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये 5 प्राइम किनारा यहीं रह गया और 3 प्राइम किनारा है वो इससे थोड़ा आगे तक एक्सटेंड रहता है, यानी कि 5 प्राइम किनारा और 3 प्राइम किनारा बिल्कुल बराबर ना होकर के 3 प्राइम एंड बाहर की तरफ एक्सटेंड रहता है। इसको हम बोलते हैं ओवरहैंग। 3 प्राइम ओवरहैंग। और ओवरहैंग की अगर हम बात करें तो उसमें एक सीक्वेंस बार बार होती है, और वो सीक्वेंस क्या है, TTA GG सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस बार बार इसके अंदर पाई जाती है, और इसका जो नंबर है वो नंबर डिपेंड करता है कि टीलोमरेज काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हम बात ये करेंगे कि जो यहाँ पे कटिंग हो रही थी उससे जीन का जो लॉस है वो हो सकता था वो ना हो। इसके लिए हमारा जो किनारा है जहाँ से कटता है, 5 प्राइम से नहीं कटता है, 5 प्राइम वाले से नहीं कटा था, कटा कहाँ से था, 3 प्राइम वाले से कटा था। तो 3 प्राइम वाला किनारा है वो 5 प्राइम वाले से लंबा हो जाना चाहिए। तो ये लंबा अपने आप कैसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो भी बनेगा वो इधर वाले को देख करके बनता है। तो ये एक्सटेंड कौन करेगा, कैसे करेगा, तो एक्सटेंड करने का काम करता है एक खास प्रकार का एंजाइम, और उस एंजाइम को हम बोलते हैं टीलोमरेज एंजाइम। तो क्यों जरूरत है, क्योंकि जो 3 प्राइम किनारे होते हैं वहाँ से हर बार जब भी सेल डिवाइड करती है, रेप्लिकेशन होता है, तो सीक्वेंस है वो डिलीट होती है, इसलिए जो क्रोमोसोम के किनारे हैं वो वहाँ से धीरे धीरे छोटे होने लगते हैं। तो वो छोटे ना हो इसके लिए हमें उनको बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि रिपीट बार बार बनानी पड़ेगी। तो रिपीट बना करके देने वाले एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी, तो दैट इज़ टीलोमरेज एंजाइम। और फिर हम बात करते हैं कि टीलोमरेज काम कैसे करता है। तो ये हमने सीक्वेंस ले ली कि ये 5 प्राइम किनारा हो गया था, और ये 3 प्राइम सीक्वेंस यहाँ पे एक ओवरहैंग के रूप में प्रेजेंट है, ठीक है। और जो हमने येलो कलर से दिखा रखा है ये हमारे पास टीलोमरेज एंजाइम है। टीलोमरेज एंजाइम की बात करें तो उसमें 2 चीज़ें हैं। ये तो आपने इसका जो दिखाया है ये प्रोटीन से बना हुआ भाग है जो एपोप्रोटीन के रूप में है, और इसमें जो आपने ग्रीन कलर से ले रखा है ये यहाँ पे एक RNA स्ट्रैंड है, यानी कि एक ऐसा मशीन हो गया जिसमें 2 चीज़ें हैं, एक प्रोटीन और एक RNA। तो प्रोटीन और RNA का मिक्सअप होता है कम्प्लीटली। अगर हम इस होलो एंजाइम की बात करें तो उसके अंदर होल्ड करने के लिए प्रोटीन का एक फ्रेम है, और उसने किसको पकड़ रखा है, एक RNA स्ट्रैंड को पकड़ रखा है। अगर हम इस RNA स्ट्रैंड की सीक्वेंस की बात करें तो उसकी सीक्वेंस होती है CC-AATCC, और इसका रोल किस प्रकार से आएगा कि जैसे ये हमारे पास आया था 3 प्राइम ओवरहैंग, जो हमने यहाँ लिया था 3 प्राइम ओवरहैंग, और जैसे ये एंजाइम आकर के बाइंड करेगा तो इसका जो CC सीक्वेंस है ये यहाँ के GG के साथ, यानी कि ये वाले जो साइटोसिन है ये ग्वानिन के साथ में ट्रिपल H बॉन्डिंग करके यहाँ से बाइंड हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो ट्रिपल H बॉन्डिंग है वो डबल H बॉन्डिंग से स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्गली आकर के ये बाइंड हो जाएगा, और फिर
जैसे कि हम बाकी जगह पे तो पॉलीमरेज काम करते हैं, जैसे यहाँ आपने एप्सिलॉन से काम कराया, यहाँ पे आपने डेल्टा से काम कराया, ये काम यहाँ नहीं है, यहाँ ना एप्सिलॉन काम करता है ना डेल्टा काम करता है, यहाँ पे ये खुद ही काम करता है। और ये खुद ही क्या करेगा, इस एडेनिन को देख करके थायमिन लगाएगा, इसको देख करके थायमिन लगाएगा, इसको देख करके एडेनिन लगाएगा और ग्वानिन ग्वानिन इस प्रकार से लगाएगा। यानी कि ये रिपीट दोबारा से TTAGG रिपीट वापस से बन करके आ जाएगा और फिर ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। फिर अगली बार आकर के ये यहाँ से बाइंड करेगा, ये सीक्वेंस इधर खिसक जाएगी, फिर आगे बनेगा, फिर आगे बनेगा, फिर आगे बनेगा। इस प्रकार से जो 3 प्राइम ओवर हैंग होता है उसको फर्दर रिपीट बनाते बनाते ये क्या कर देगा, एक्सटेंड कर देगा। तो जब ये एक्सटेंड हो जाएगा तो नेक्स्ट जब इसका रेप्लिकेशन होगा, जब इसको देख करके नया स्ट्रैंड बनेगा तो वो फिर आगे तक बन जाएगा। तो हर बार जो सीक्वेंस है वो रिपीट के अंदर बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ये काम कौन कर रहा है, टीलोमरेज एंजाइम कर रहा है। अगर टीलोमरेज एंजाइम के ऊपर हम थोड़ा सा इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करें तो हमने 2 चीज़ें यहाँ पे देखी हैं, एक इसमें RNA है और एक इसके अंदर प्रोटीन है। इट मीन्स जो मेन वर्क है कि मेन वर्क क्या है, रिपीट को बनाना, रिपीट को बना करके देना। और क्यों बनाना, क्योंकि रिपीट है वो धीरे धीरे कटती है और कटने से लॉस क्या हो रहा है, क्योंकि कटने से लॉस ये हो रहा है कि हमारे जो जीन्स हैं वो धीरे धीरे कटिंग में जा सकते हैं, एजिंग का इफेक्ट आ सकता है। यानी कि वाइटलिटी के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि अगर ये सब रहा तो वाइटलिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी और एजिंग होने से जो एजिंग का इफेक्ट्स हैं वो जल्दी आएंगे। तो एजिंग ना हो, ऑर्गेनिज्म लंबे समय तक सर्वाइव करे, इसके लिए जरूरी है कि उसके क्रोमोसोम्स के किनारे हैं वो लंबे होने चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है कि क्रोमोसोम के जो किनारे हैं वो कटने नहीं चाहिए। और इम्पोर्टेंट काम कौन कर रहा है यहाँ पे, टीलोमरेज कर रहा है। टीलोमरेज में भी 2 चीज़ें, प्रोटीन और RNA। प्रोटीन नहीं कर रहा है, प्रोटीन तो केवल होल्ड करता है इसको, वो तो केवल एक फ्रेम है कि इसका फोल्ड जैसा मान सकते हैं। एक्चुअल में काम किसका है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे दैट इज अगेन RNA। तो ये चीज़ वापस जैसे हम बात करते हैं कि सपोज जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर जो P साइड के ऊपर वर्क होता है वो भी RNA ही करता है। स्प्लाइसिंग की बात करते हैं तो स्प्लाइसिंग के अंदर भी जो मेन काम है वो RNA सीक्वेंस यानी कि जो आपके U1 U2 होते हैं ये सभी करते हैं। ऐसे अपन टीलोमर सीक्वेंसेस की बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो RNA है यही काम करता है। यानी कि हम देख सकते हैं कि लिविंग वर्ल्ड के अंदर ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं, चाहे वो प्रोटीन सिंथेसिस हो, चाहे वो स्प्लाइसिंग हो, चाहे वो टीलोमर सीक्वेंसेस को मेंटेन करने की बातें हो, वो सब कौन कर रहा है, RNA। यानी कि जो RNA है वो एंशिएंट जो मॉलिक्यूल है ये उस समय पर भी वो सारे काम करता था और वो प्रेजेंट टाइम के अंदर भी ये सारे काम करता है। यानी कि जो मोस्ट वाइटल फंक्शंस हैं वो सारे के सारे वाइटल फंक्शंस हैं वो यही करता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जैसे हमारा नीड की बातें हो गई, क्योंकि जो 3 प्राइम एंड था उसके ऊपर कटिंग होती है तो उसको लंबा करने की ज़रूरत थी। इसलिए लंबा करने के लिए कोई ख़ास हमें ऐसा एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है जो बिना किसी टेम्पलेट के काम कर सके। क्योंकि हम इसको लंबा कैसे कर सकते हैं, या तो टेम्पलेट हो, टेम्पलेट यहाँ पे होता नहीं है तो बिना टेम्पलेट कौन इसको एक्सटेंड करेगा। हमारे पास ऑप्शन होता है कि टीलोमरेज कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि उसके पास खुद का टेम्पलेट होता है। RNA टेम्पलेट को यूज़ करके उसके कॉम्प्लीमेंट्री जो डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स होते हैं DNTPs उनको इस्तेमाल करके वो न्यू जो रिपीट्स हैं उनको मेंटेन करता रहता है। अब बात ये आती है कि ये रिपीट्स कितने बनेंगे। अगर ये रिपीट्स बनते बनते चले जाएंगे तो रिपीट बन रहे हैं तो न्यूक्लियोटाइड्स उसके अंदर लग रहे हैं और न्यूक्लियोटाइड्स लग रहे हैं तो डेफिनेटली जो न्यूट्रिशन है और जो रिसोर्सेज है वो इसके अंदर लग रहा है। तो क्या रिपीट की लंबाई मेंटेन होनी चाहिए या रिपीट्स हम वो अनलिमिटेड लंबाई की होनी चाहिए। तो रिपीट्स को मेंटेन कैसे किया जाता है, यानी कि टीलोमरेज के काम करने को कंट्रोल कैसे किया जाता है, तो हम नेक्स्ट फर्दर बात करेंगे कि जो रेगुलेशन है वो रेगुलेशन किस प्रकार से होता है। तो अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो टीलोमरेज का वर्क है वो कंट्रोल कैसे होता है। तो कंट्रोल को समझने के लिए हमें एक तो POT1 प्रोटीन का रोल आएगा, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ टीलोमर सीक्वेंस। POT1 क्या करता है या उसका क्या रोल है। दूसरे हैं TRF1 और TRF2, यानी कि टीलोमर रिपीट मेंटेनिंग फैक्टर 1 और मेंटेनिंग फैक्टर 2। आपको ध्यान ये रखना है कि जो TRF1 एंड TRF2 हैं ये कहाँ बाइंड करते हैं, ये बाइंड करते हैं डबल स्ट्रैंडेड सीक्वेंस टीलोमर की लास्ट, यानी कि जहाँ हमारे क्रोमोसोम का किनारा है
और जहाँ पे डबल स्टैंडर्ड कंडीशन है वहाँ पे ये बाइंड करते हैं। और बाइंड करने के बाद में ये सेंस करते हैं इस चीज़ को, यानी कि जो ओवरहैंग है, ओवरहैंग की लेंथ को, दिस इज ओवरहैंग, क्योंकि ये 5 प्राइम यही खत्म हो गया था, 3 प्राइम यहाँ पे है, दिस इज 3 प्राइम ओवरहैंग। तो ओवरहैंग की जो लेंथ है उस लेंथ को मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर ये सेंस करते हैं, ये इसको सेंस करेंगे। और अगर एक सफिशिएंट लेंथ होती है तो सफिशिएंट लेंथ होने पे ये फैक्टर्स पॉट 1 को यहाँ रिक्रूट कराते हैं, यानी कि अगर ये ओवरहैंग हुआ तो ओवरहैंग होने पे उसका पता किसे चलेगा, TRF1 एंड 2 को, वो कहाँ पे हैं, वो डबल स्टैंडर्ड किनारे के ऊपर लास्ट में बाइंड हो रखे हैं, वो इस ओवरहैंग की लंबाई को सेंस करेंगे, सेंस करके पॉट 1 को यहाँ पे रिक्रूट कर देंगे, तो पॉट 1 प्रोटीन यहाँ आकर के बाइंड हो जाएंगे। जब पॉट 1 प्रोटीन यहाँ आकर के बाइंड हो जाती है तो अब टीलोमरेज यहाँ बाइंड नहीं कर सकता, जो हमारा टीलोमरेज एंजाइम है वो अब यहाँ आकर के बाइंड नहीं कर पाएगा। इसकी दूसरी साइड के अंदर अगर ये ओवरहैंग की लंबाई छोटी होती है या ओवरहैंग की लेंथ कम होती है तो उस समय पे पॉट 1 यहाँ पे रिक्रूट नहीं होंगे, और जब पॉट 1 यहाँ पे रिक्रूट नहीं होता है तो पॉट 1 के रिक्रूट ना होने पे ये सतह यहाँ पे खाली रहेगी, और खाली रहेगी तो हमारा टीलोमरेज आकर के यहाँ पे अपना फंक्शन है वो चालू कर देगा, यानी कि जो रिपीट्स हैं उनका नंबर फर्दर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, किनारों को लंबा करने के लिए टीलोमरेज को काम करने की ज़रूरत है या नहीं है, वो डिपेंड करती है कि यहाँ पे पॉट 1 लगाया गया है या नहीं लगाया गया। तो पॉट 1 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फंक्शन, कि पॉट 1 है तो टीलोमरेज काम नहीं करेगा। पॉट 1 कब होगा, जब ये इसको बोलेंगे, और ये कब बोलेंगे, जब पहले से ओवरहैंग हो, यानी कि जब पहले से ओवरहैंग है तो और ज़्यादा इसको लंबा करने के लिए टीलोमरेज को नहीं बुलाया जाता। तो अगर ये लेंथ कम हो गई, मालूम कि फर्दर डिवीजन होने से ये सीक्वेंस कट गई है, तो उस समय पे टीलोमर सीक्वेंस को या जो ओवरहैंग है उसको लंबा करने की जरूरत है, तो पॉट 1 यहाँ पे अवेयर नहीं होते हैं, तो इनकी एब्सेंस के अंदर ये टीलोमरेज आकर के इस रिपीट्स को वापस से नंबर बढ़ाने का काम कर देता है। और जब ये ओवरहैंग एक लेंथ के अंदर मेंटेन होता है, जैसे मान लो कि इसमें टीलोमरेज ने काम करके उसको एक ओवरहैंग के रूप में मेंटेन कर रखा है, तो ये 5 प्राइम किनारा यहीं रह जाता है, 3 प्राइम बाहर निकला रहता है, तो ये ओवरहैंग जो है ये बाहर डिग्रेड ना हो और इंटरफेरेंस ना हो, इसके लिए इसी किनारे को वापस इसमें दबा दिया जाता है। यानी कि हम देखें तो जैसे ये डबल स्टैंडर्ड कंडीशन थी और यहाँ ये ओवरहैंग था, तो ये ओवरहैंग घूम कर के इसी के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, यानी कि इसका जो आखिरी किनारा था जिसको हमने टीलोमर सीक्वेंस के रिपीट से ओवरहैंग के रूप में बनाया है, ये वापस से इस डबल स्टैंडर्ड, यहाँ तक कि डबल स्टैंडर्ड था और ये सिंगल स्टैंडर्ड जो था, ये ओवरहैंग इसी के अंदर आकर के इंसर्ट करा दिया जाता है, तो दिस इज कॉल्ड टी लूप फॉर्मेशन। तो जो किनारे हैं अगर वो लंबे नहीं हैं तो पॉट 1 यहाँ पे नहीं होगा, टीलोमरेज लंबा कर देगा। अगर वो लंबे हो गए तो फिर पॉट 1 यहाँ जुड़े रहते हैं, टीलोमरेज और लंबा नहीं करेगा और उन लंबे किनारों को वापस से इसके अंदर इंसर्ट करा करके उसको टी लूप फॉर्मेशन में डाल दिया जाता है। तो ये यहाँ पर हमने देखा कि जो क्रोमोसोम के किनारे हैं उन किनारों के ऊपर दिक्कत क्या थी कि वहाँ पे जो 3 प्राइम किनारे हैं वहाँ जब लीडिंग का सिंथेसिस होता है तो डिलीशन होता था, वो ना हो इसके लिए जरूरी है कि वो लंबे हो जाएं। लंबे का मतलब बिना टेम्पलेट के लंबा करना पड़ेगा, तो बिना टेम्पलेट के लंबा करने के लिए कोई खास प्रोटीन हमारे पास होना चाहिए। उसकी हमने बात की कि उसमें जो प्रोटीन है वो अलग चीज़ होती है, उसमें खुद का एक आरएनए स्ट्रैंड होता है, उसको देख करके वो काम करता है। काम करने के तरीके आपने डिस्कस किया, अब काम उसको लगातार करना है या उसको रुक जाना है वो डिपेंड करता है कि उसने पहले से बना रखा है तो उसको और लंबा नहीं बनाना है। तो वहाँ पे हमारे पास पॉट 1 का TRF1 TRF2 इनका रोल है। जब एक सफिशिएंट लेंथ के अंदर टीलोमर सीक्वेंस होती है तो फिर उसको वापस से इसके अंदर टी लूप फॉर्मेशन में डाल करके प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। तो ये जो सारा सेक्शन था, इस सेक्शन के अंदर हमने क्रोमोसोमल जो एंड्स हैं, जो टीलोमर सीक्वेंसेज हैं, उनके रेप्लिकेशन में जो आने वाली प्रॉब्लम्स थी, उसके जो सॉल्यूशंस थे उनको डिस्कस किया। और ये इंटरेस्टिंग भी है, इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि एजिंग से जुड़ा हुआ मामला है, एक खास प्रकार का रेप्लिकेशन है। एंजाइम मशीनरी भी अलग हो जाती है कि एंजाइम बिल्कुल से अलग है,
बिना टेम्पलेट के काम करता है। और टीलोमर से जुड़े हुए बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो CSR के पेपर्स में जो रिपीटेडली आते रहते हैं, तो ये सारा मैटर हमें क्लियर रहना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, उसका सॉल्यूशन कैसे होता है, सॉल्यूशन करता कौन है और करने वाले को फिर कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो ये एंटायर वीडियो टीलोमरेज के जो रोल और नीड रिक्वायरमेंट थी उसके लिए था। आई होप चीज़ें आपकी क्लियर हुई होगी। थैंक यू सो मच।